Hello everyone. Now we'll start the lecture 4 in continuation of lecture number 4 in continuation of previous lecture. इसमें हमारा टॉपिक होगा, we will take the topic methods of RCC design or design method of RCC design. Reinforced cement concrete के डिज़ाइन के लिए हम कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं. तो इसमें पहला मेथड जो आता है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा है अल्टीमेट लोड मेथड या लोड फैक्टर मेथड, और तीसरा हमारा है लिमिट स्टेट मेथड. रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के मेंबर्स को डिजाइन करने के लिए ये 3 तरह के मेथड्स प्रचलित हैं, जिसमें से ये मेथड हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड या WSM मेथड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था इसका यूज करना, और लगभग USA और UK में इसको 1956 और 1957 में से ग्रेजुअली जो है इसमें डिज़ाइन किए गए. तो ये 3 तरह के मेथड हमारे पास हैं, जिसमें से हम पहले जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इनको समझना चाहते हैं ये मेथड कौन कौन से हैं और क्या इनकी उपयोगिता है. तो सबसे पहले हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जा रहे हैं. वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम लोग कह सकते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, शॉर्ट में कहा है. इसको हिंदी में बोलेंगे कार्यकारी प्रतिबल विधि. कार्यकारी प्रतिबल विधि, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेसेस या प्रतिबल लेंगे, प्रतिबल किसका किसका लेंगे? स्टील का लेंगे एंड कंक्रीट का लेंगे. तो कंक्रीट और स्टील के स्ट्रेसेस जो होंगे उनको, जैसा हम पहले बता चुके हैं आपको, कि इनके स्ट्रेसेस को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस से डिफाइन किया गया है, या 0.2% प्रूफ स्ट्रेस द्वारा, जिनका निश्चित पॉइंट नहीं है, वहां पर हम लोग 0.2% प्रूफ स्ट्रेस लेके डिफाइन करते हैं. तो इस तरह से इनमें, जैसे इन प्रतिबल में अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करें, जैसे इसमें कंक्रीट के लिए 3 और स्टील के लिए 1.78 अगर यूज करें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस में, तो इनके वर्केबल स्ट्रेस आ जाएंगे. तो उनको हम बोलेंगे वर्किंग स्ट्रेस
या अलाउबल स्ट्रेस। तो अलाउबल स्ट्रेस क्या है, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे। अलाउबल स्ट्रेस या अनुमेय प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल वो प्रतिबल है जो उसके अभिलाक्षणिक सामर्थ्य में, उस पर्टिकुलर मटेरियल के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य में एक सुरक्षा गुणांक के भाग देने के बाद प्राप्त होता है। ये सुरक्षा गुणांक कंक्रीट के लिए हम वर्किंग स्ट्रेस में 3 और स्टील के लिए 1.78 अडॉप्ट करते हैं। तो नंबर 1 कि जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस होगा, जैसे मान लीजिए आपको स्टील का निकालना है, तो स्टील के स्ट्रेस को सिग्मा एस टी के द्वारा डिनोट करेंगे। दिस इज अ परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ऑफ कोर्स इन टेंशन। टेंशन के लिए हम लोग ये यूज करेंगे सिग्मा एस टी डिनोशन, और सिग्मा सीबीसी कंक्रीट के लिए यूज करेंगे अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन। आप इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम ये डिग्नेशन यूज कर रहे हैं, डिग्नेशन सिग्मा एस टी, जो कोड का डिग्नेशन हम लोग बार डिस्कस करेंगे। तो परमिसिबल स्ट्रेस को अगर स्टील टेंशन में हमको दिखाना है तो हम इसमें सिग्मा एस टी, सिग्मा स्ट्रेस एस टी वन स्टील, तो टेंशन में स्टील की जो अलाउबल स्ट्रेस है वो हमारे सिग्मा एस टी से, और ये सिग्मा सीबीसी जो हो वो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन। जो बेंडिंग होगा, बेंडिंग के कंप्रेशन में, कंप्रेशन जोन में, उसका स्ट्रेस हम सिग्मा सीबीसी से डिनोट करेंगे। ये इसकी मान्यता हो गई। तो पहला पॉइंट ये है कि वर्किंग स्ट्रेस में ऑल द स्ट्रेसेस will remain in its permissible limit। परमिसिबल लिमिट क्या है, वो जो हमने बताया, मान लीजिए आपका स्टील का लेंगे तो एक स्टील का अगर वहां सपोज करो सिग्मा एस टी बाई 1.78, कहने का मतलब हुआ अगर आपने Fe 250 लिया है तो यहां पर क्या होगा, सिग्मा एस टी क्या होगी 250 डिवाइडेड बाई 1.78, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने ग्रेड लिया है Fe 415 तो सिग्मा एस टी कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 415 डिवाइडेड बाई 1.78, ये आपका 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो अलाउबल स्ट्रेस है उस मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस में एक सुरक्षा गुणांक को भाग देने से जो प्राप्त होता है वो हमारा आपका अलाउबल स्ट्रेस कहलाएगा। दैट इज सिग्मा एस टी, सिग्मा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ हम भूल लिए, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस ऑफ स्टील या इल्ड स्ट्रेस। यहां पर इल्ड स्ट्रेस सिग्मा एस टी इक्वल टू इल्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इल्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहीं पर हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो आपका सपोज करो जिसका इल्ड पॉइंट है उसमें तो हमने निकाल लिया है, जिसका इल्ड पॉइंट नहीं है, जैसे जो 415 या Fe50 हैं, उनमें थोड़ा आप ध्यान देना कि उनमें जो स्ट्रेसेस हैं वो कुछ इस तरह से वैरी कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपका, और इसमें 3 कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं। जैसे ये Fe 415 ग्राफ दे रहा है,
ये FE 500 का दे रहा है और ये थर्ड FE 550 का दे रहा है। तो यहाँ पर इस ग्राफ का यहाँ पर इस पॉइंट पे हम लोग स्ट्रेस दिखा रहे हैं इसको, और इसको यहाँ क्या दिखा रहे हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में अगर वैल्यू 0.2% मीन्स 0.002 जहां पर मार्क है, वहां पर हम इस स्ट्रेस फाइंड आउट करके इस लाइन की जो 10 से 15% पैरेलल है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से इस लाइन के पैरेलल यहां सेट रख करके ड्रा करेंगे, और जहां पर ये कट करेगा करस्पॉन्डिंग स्टील के कर्व को, उस वैल्यू को हम इसमें शो कर लेंगे। तो ये वैल्यूज क्या होंगी, उनकी यील्ड स्ट्रेस होगी। ये 415, ये 500 और ये 550 को डिनोट करेगी। तो इस तरह से ये जहां जो कर्व आपके यील्ड स्ट्रेस को नहीं डिनोट करते हैं, जिसमें कि HYSD के जनरली जितने भी हम यहाँ यूज कर रहे हैं स्टील, उनमें इसी तरह के ग्राफ उनको मिलेंगे, जिनको हम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस या 0.002 स्ट्रेन यहाँ लेकर के इसके पैरेलल ड्रा करके हम इसको गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, इनका आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीका है। तो अब यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है इस मेथड में कि ये मेथड जो 19th सेंचुरी में आया, ये पहले नंबर पे ये कह दिया कि भाई अलाउबल स्ट्रेस से ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे किसी स्ट्रक्चर में। तो अगर आप सिग्मा CBC लोगे तो ये क्या है, सिग्मा FCK। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट है, इसको डिनोट करते हैं। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने लिया है FCK डिवाइडेड बाय 3.0। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाई वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील। योर आंसर विल बी, मान लो एक आंसर दिया 1.78, दूसरा दिया B 1.9, C 1.6, D 1.89। तो योर आंसर विल बी दिस। अगर इसकी जगह 1.8 दिया है या तो 1.8 आप लेकर के चला देंगे। मान लीजिए भाई देवे कहीं ये ना आकर के 1.8 आ रहा है, तो 1.8 क्योंकि इसके नियर है तो 1.8 एडॉप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इन वर्किंग स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो वहां पर ये फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी आपकी 3 होगी। ये इतना क्लियर हो गया आपको। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी मटेरियल के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य का सम पार्ट, 1/3 पार्ट, जैसे इसमें कुछ पार्ट, वो हम लोग इसमें इसकी डिजाइन में यूज करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें क्या अज्यूम किया है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो इसमें आपको कहने का मतलब ये हुआ कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका जो सेक्शन है, जैसे मान लीजिए आप कोई बीम आप अज्यूम करते हो और बीम में इनकी सपोर्ट कंडीशन नॉन यील्डिंग है, मतलब सपोर्ट ड्रूप नहीं करेंगे, नीचे गिरेंगे, तो इसका फिनोमेना कैसे होगा, ये कुछ चेंज करेगी तो इसका शेप जो है सब चेंज हो जाएगा। और ये शेप कुछ ऐसे आप कर सकते हैं, यहां पर दिखा देते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरह का है। बेंडिंग क्यों हो रही, क्योंकि ये दोनों सपोर्ट से मान लो कोई लोडिंग है आपका W किलो न्यूटन पर मीटर मान लीजिए है, तो इस लोडिंग की वजह से ये क्या करेगा, नीचे की तरफ
इसको बेंड करने की टेंडेंसी करेगा, और ये सपोर्ट क्या है, इनको नहीं नीचे जाने देंगे, और इस तरह से ये कर्वेचर फॉर्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये एक्सटेंड हो गया इसलिए टेंशन है इसमें, और इसमें क्या है, कंप्रेस हो गया इसलिए कंप्रेशन है, और इनके बीच जो एक लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड द एनए, न्यूट्रल एक्सिस। और इसमें जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कुछ होगा तो वो हमारा स्ट्रेसेस होगा यहाँ पर और यहाँ पर। स्ट्रेसेस इस तरह से क्रॉस सेक्शन में ऊपर नीचे आपके आएंगे। तो यहाँ पर प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन एंड बिफोर बेंडिंग का मतलब हुआ कि स्ट्रेन डायग्राम इज स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में होगा, मतलब जब आप किसी भी स्ट्रक्चर का अगर बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग माने सिंपल बेंडिंग हो रही है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है इस तरह की, जिसमें बेंडिंग हो गई, आप लोग क्रॉस सेक्शन देखोगे इस तरह से, यहाँ पर कुछ मात्रा स्टील की लगी है या नहीं लगी है, और यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ क्या होगा, जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से आपको डिनोट करेगा। यहाँ आपका C और यहाँ पर आपका ES, इस तरह से डायग्रामेटिकली जब प्रेजेंट करेंगे तो उसमें आपका स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन में। तो इस तरह का अजम्पशन है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, इसलिए ये आपको स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, जिससे आप कुछ और चीजें निकाल सकते हैं स्ट्रेन के माध्यम से। अब ये जो मेथड है इसमें ये भी मानना है कि जो सेकंड हो गया, थर्ड में ये आएगा कि ऑल द टेंशन टू बी बॉन्ड बाय स्टील, none by concrete unless it is specified। ये हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप किसी भी अगर डिजाइन करने जा रहे हैं तो कंक्रीट से टेंशन वहन करने की संभावना शून्य होगी। कंक्रीट जो टेंशन वहन कर सकता है वो FCR से फाइंड करेंगे 0.7 √/FC के। और भी मेथड है जिनके द्वारा हम इसके टेंसाइल स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट सिलेंडर का ब्रेक होना है, स्पिल्ट बोलते हैं इसको, SPLIT स्प्लिट, SPLIT स्प्लिट, और मॉडुलस ऑफ रप्चर। ये हम अलग से आप लोगों को डिस्कस करेंगे इन टॉपिक पर। ये 3 तरह के जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस इसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लगभग जो भी वैल्यूज होगी उसका 10 to 15% ही 10 to 15% ओनली ऑफ FC के, ऑफ जो आपका इसकी कंक्रीट है उसका 10 to 15% ही जो है ये वहन कर पाती है। तो इसका भी हम लोग अभी रिसर्च करके टेबल के माध्यम से, कोड के माध्यम से देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम ये कहते हैं कि कंक्रीट के द्वारा किसी तरह का टेंसाइल स्ट्रेस वहन नहीं किया जाएगा। ये हमारा अजम्पशन है। चौथी चीज इसमें ये आएगी कि द मटेरियल्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं हम लोग, माने सीमेंट, कंक्रीट एंड स्टील। ये दोनों मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं इनके जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम कर सकते हैं,
इज लीनियर, और ये क्या है, द मटेरियल्स स्टे लीनियर एंड दे आर इलास्टिक मटेरियल, इनको इलास्टिक मटेरियल के रूप में माना गया है। अब आप ये पूछोगे कि स्टील तो भाई इलास्टिक है, लेकिन कंक्रीट को कैसे मान लिया गया इलास्टिक? तो ये जो फेस है कि इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग जो अडॉप्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पास मटेरियल है वो इलास्टिकली बिहेव करेंगे, द मटेरियल विल बिहेव इलास्टिकली, माने उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, जब आप लोड हटाएंगे तो अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो इस तरह से हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है, जो हम लोग कंक्रीट के लिए भी अडॉप्ट कर लिए हुए हैं। तो इस तरह से आप देखोगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारा जो कंसंट्रेशन है, जैसे अभी आप यहां पर समझने की कोशिश करें कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या है कि एक तो लोड के बारे में, जो वर्किंग लोड है वो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जो उस पर लोड आ रहा है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वर्किंग लोड अडॉप्ट करने से हमें ये आइडिया नहीं है कि इस पे जो और लोड आते हैं, जैसे आपका लोड में क्या है, लोड टाइप में क्या है, डिफरेंट टाइप के लोड्स होंगे, जैसे आपका डेड लोड हो गया, ठीक है, लाइव लोड या इम्पोज लोड हो गया, या आपका विंड लोड हो गया, ऑब्लिक यूक्यू लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड हो गया, इसके अलावा स्नो लोड हो गया। तो ये सारे लोड जो भी हैं, इनके कॉम्बिनेशन के बारे में कोई भी डिस्कशन इसमें नहीं है। इसमें कार्यकारी जो लोड आ रहा है उसी पे इसको डिजाइन कर दिया गया है। तो इसका ये ड्रॉबैक्स है कि ये लोड के बारे में कब फेल हो जाएगा और सडन फेल हो जाएगा, तो उसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से अगर स्ट्रक्चर फेल होता है तो ऑल एंड सडन, जो कि इलास्टिक कंक्रीट को मना है, जो कि इलास्टिक नहीं है, ब्रिटल है, तो उसका फेलोर जो है अचानक होगा, जिसकी वजह से जो ऑक्यूपेंसी है, जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए टाइम नहीं मिलेगा एक्सक्वेट करने का। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में फेलोर जो पैटर्न है वो लोड के बारे में क्लियर कट डिफाइन नहीं करता है, जिसकी वजह से हम इसको मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी जैसे स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए अडॉप्ट नहीं, थोड़ा दिक्कत इसमें स्ट्रक्चर की सेफ्टी जो है वो नहीं हो पा रही है। दूसरा, हम इसमें ये बात मान रहे हैं कि ये कंक्रीट जो है इलास्टिक है, ये फॉल्स है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि फॉल्स है। तीसरा, सर्विस सेफ्टी स्ट्रक्चर की और सर्विसबिलिटी। सर्विसबिलिटी में क्या है कि जैसे आपका क्रैक्स है, डिफ्लेक्शन है, या स्विंग कर रही है स्ट्रक्चर, या उसमें किसी तरह का और टाइप का टेम्परेचर श्रिंकेज, इस तरह का वेरिएशन आ रहा है, क्रैक्स बड़े हो जा रहे हैं, इसके बारे में कोई भी मेजर नहीं है, इसमें कोई भी मेजर्स नहीं, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स इसमें नहीं लिया गया है। तो इसलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो कि, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सेफ्टी, स्ट्रक्चर की सेफ्टी और सर्विसबिलिटी का कोई मानक नहीं है, जिसकी वजह से ये हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड आगे चल करके चेंज हुआ है। तो इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे अब आप देखोगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग बता रहे थे कि ये सेफ्टी और सर्विसबिलिटी का नहीं है, सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, सेफ्टी एंड सर्विस। दूसरा, अगर आप ये देखो कि जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कितना यूज कर रहे हैं कंक्रीट के लिए, 3 यूज कर रहे हैं। मान लीजिए M15 ग्रेड की कंक्रीट लेन जिसका करेक्टरिस्टिक वैल्यू 15 है,
और इसमें 3 से भाग देंगे तो ये हमारा सिग्मा CBC आ जाएगा। अब आप देखोगे कि 15 बने 1/3 5 न्यूटन पर mm है, जबकि वो वहन कर सकता है 15 न्यूटन पर mm², लेकिन 5 न्यूटन पर mm² का वहन करा रहे हैं। तो इस स्ट्रेस में क्या हुआ कि जो सेक्शन होंगे वो बड़े सेक्शन हो जाएंगे, नॉन इकोनॉमिकल, मतलब सेक्शन आर नॉन इकोनॉमिकल। क्यों? क्योंकि आप जो स्ट्रेस ले रहे हो वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, और इस स्ट्रेस का जो डायग्राम हम ले रहे हैं उसका जो एरिया है वो भी कम है। जैसे मान लो आप स्ट्रेस का डायग्राम लोगे यहाँ पर, तो ये डायग्राम में देखोगे ये पोर्शन ट्रेंगल वाला पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। तो ट्रेंगल जैसे किसी भी, हम आपको एक समझाने की कोशिश करेंगे, वैसे बोर मत होइएगा, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश हम लोग करते हैं, और ज़्यादा लगेगा तो फिर हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या एजम्पशन, क्या माना गया है और क्या उसकी ड्रॉबैक्स है। तो एजम्पशन में आप 4 पॉइंट नोट कर लेंगे। पहला कि अलाउबल स्ट्रेसेस विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 and 1.78 for steel, for concrete and steel. स्टील, ठीक। दूसरा, कंक्रीट विल नॉट टेक एनी टेंशन, टेंशन टू बी बॉर्न बाय स्टील। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, स्ट्रेस डायग्राम जो है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो भी है वो आपका लीनियर है, लीनियर डायग्राम, ठीक है। इस तरह से लीनियर डायग्राम को हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं। चौथा पॉइंट इसमें है जो मॉडल रेशियो के बारे में बता रहा है, 280/3 सिग्मा CBC। ये हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे कि ये मॉडल रेशियो क्या होता है, कि दैट इज M = ES/EC। ये डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन ये वैल्यू ना लेकर कि यहाँ पर ये वैल्यू इंपेरिकल वैल्यू ली जाएगी, जिसमें कंक्रीट के उस वर्चू को, सिंकेज और क्रीप को भी इसमें समाहित किया गया है। तो ये इस तरह के एजम्पशन है, हम बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिस्कस कर रहे थे, इसलिए इसके बारे में बताना चाह रहे थे कि ये चीजें यहाँ पर अडॉप्ट हो रही हैं। और दूसरा जो है, इसका ड्रॉबैक्स हम लोगों ने डिस्कस किया। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ये है कि कार्यकारी प्रतिबल के अंतर हम कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रेसेस जो हैं वो अलाउबल लिमिट के अंदर है, लेकिन लोड्स के बारे में जानकारी नहीं है कि लोड का कॉम्बिनेशन क्या होगा। अगर ऑल ऑन ए सडन फेलोर होता है तो कोई भी हमें जानकारी, ब्रिटल फेलोर होगा जिसको हम कंक्रीट को इलास्टिक माने हुए, वो इलास्टिक नहीं है। तो ये ड्रॉबैक्स इसमें होगा। दूसरा, इस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए, जैसे लोड के बारे में, तो लोड फैक्टर या अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड लिया गया। अल्टीमेट लोड में क्या है कि जैसे आप एक लोड फैक्टर लोगे, लोड फैक्टर क्या है, जैसे मान लीजिए उसके लाइफ टाइम में एक अल्टीमेट लोड जो आ सकता है डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, जो लोड उसमें आ रहा है उसका ये फैक्टर है। जैसे मान लीजिए गामा एफ लिख दें, गामा एफ लिख दें, तो ये क्या है, ये एक फैक्टर है जो जनरली 1.5 हम लोग के चल रहे हैं। तो कहते जो भी कारीगरी लोड होगा उसका 1.5 गुना हमने करके और इस के द्वारा डिजाइन करने की कोशिश की। इसका मतलब ये हुआ कि लोड में स्ट्रक्चर को हम सेव करने की कोशिश किया। इसमें अल्टीमेट स्ट्रेस भी यूज किया। जैसे मान लीजिए Fe 250 का अल्टीमेट स्ट्रेस है 410 न्यूटन पर mm², तो आप इसको भी यूज कर रहे हो।
इसका मतलब हुआ स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लोड फैक्टर और अल्टीमेट जो लोड है, स्ट्रेस है, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, स्ट्रक्चर की सेफ्टी देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को सेफ कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर सेफ तो हो रहा है, लेकिन इसकी जो सर्विसिबिलिटी है, इनका लाइफ जो है, ड्यूरेबिलिटी है, आपका क्रैक है, डिफ्लेक्शन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब आप बड़े स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो चूंकि कंक्रीट टेंशन नहीं ले सकती, तो कंक्रीट में आपकी जो कंक्रीट होगी उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, बड़े बड़े क्रैक्स जो है वो इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको देखने में फेल तो नहीं होगा, लेकिन देखने नीचे में स्लैब में या किसी बीम में आपको बड़े बड़े क्रैक्स दिखाएंगे जो कि अनएक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबिलिटी के आते हैं। जो उसमें रह रहा है सेफ तो है, लेकिन वो देख करके कि बड़े बड़े क्रैक है, वो उसके लिए उतना एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से ये जो लोड है, अल्टीमेट लोड का जो मेथड है, वो फेलोर के रूप में देखा गया है। माने सेफ्टी तो स्ट्रक्चर की हो गई, लेकिन सर्विसिबिलिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरा करता। तो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को, मीन सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी, दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तीसरा मेथड अडॉप्ट किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। क्या बोलते हैं? थर्ड इज योर लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड का मतलब यह हुआ कि स्ट्रक्चर्स के जो लिमिटिंग वैल्यू है, चाहे वो डिफ्लेक्शन का हो, चाहे बेंडिंग मोमेंट का हो, चाहे शियर का हो, चाहे टॉर्शन का हो, उस लिमिटिंग वैल्यू के पहले, फेलोर होने के पहले जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर सेफ बना रहे, स्ट्रक्चर लोड वगैरह लेने में माने सेफ्टी स्ट्रक्चर और सर्विसिबिलिटी के रिक्वायरमेंट को भी हम इसमें पूरा कर लें। माने इसमें सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी भी ले लें, और दैट इज द, जैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द acceptable limits of the structure which it can carry safely without reaching the limiting value. बिफोर द लिमिटिंग वैल्यू जो स्ट्रक्चर है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू के पहले अगर वो सेफ एकम्प्लिश कर रहा है, उस पॉइंट तक पहुंचने पर इसको हम लिमिट स्टेट के मेथड से जानेंगे। तो इसमें क्या हमारा रिक्वायरमेंट यूज कर रहा है, इसमें स्ट्रक्चर की सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी दोनों का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, जितने टाइम पीरियड के लिए ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, वो स्ट्रक्चर ये सेफ रहेगा, सस्टेन रहेगा, और उतने पीरियड तक ये आपको उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। इसलिए ये हमारा वाइडली एक्सेप्टेबल लिमिट, ये हम जब वहां पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड, तो इसको क्लियर और करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो इस तरह से हम 3 मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपका पहला था WSM, दूसरा अल्टीमेट लोड, और तीसरा है लिमिट स्टेट। तो यहां पर आप देखेंगे WSM में क्या प्रॉब्लम थी, जो हम लोड ले रहे हैं वर्किंग लोड ले रहे थे, और स्ट्रेसेस परमिसिबल ले रहे थे। यहां पर क्या ले रहे हैं, वर्किंग लोड की जगह लोड फैक्टर मतलब अल्टीमेट लोड ले रहे हैं, जो आ सकता है विद लोड फैक्टर, और यहां पर स्ट्रेस की जगह अल्टीमेट स्ट्रेस ले रहे हैं। और लिमिट स्ट्रेस में क्या हम लोग लोड रहे हैं, लोड जो है एक एक्सेप्टेबल लोड जो है, लोड का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, लोड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कॉम्बिनेशन में लाइव लोड भी है, डेड लोड भी है, प्लस आपका विंड लोड
या अर्थ के दो में से एक लेंगे, इनका कॉम्बिनेशन है, इनके कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा सेफ है। और स्ट्रेस जो ले रहे हैं वो उसमें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यूज कर रहे हैं कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए जो यूज कर रहे हैं 1.15। तो ये बेसिक अंतर ये है कि यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस में कोई भी आइडिया नहीं है कि स्ट्रक्चर अब फेल हो जाएगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। इसमें सेफ्टी स्ट्रक्चर की है लेकिन वाइड क्रैक्स वगैरह आएंगे, डिफ्लेक्शन आएगा, जिसकी वजह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन दोनों का जुडिशियल कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर इन लोडों को भी साथ में कॉम्बिनेशन करके जो कोड प्रोविजन करेगा, और यहाँ पर स्टील और कंक्रीट के स्ट्रेसेस को सुसंगत करके हम लोग इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं जो लिमिट स्टेट मेथड के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर आप डिस्कशन करने में जैसे आप चीज़ों को बता सकते हैं कि हम ये तीनों मेथड में किस तरह के अंतर को, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री, तीन तरह के मेथड्स में क्या क्या अंतर हम आप महसूस करेंगे। तो इसमें ये चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर सकते हो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या नाम फॉलो कर रहे हैं, अल्टीमेट में क्या फैक्टर हम लोग लेके चल रहे हैं, और लिमिट स्टेट में जो हमने ब्रीफली आपको इसमें डिस्कस किया है। तो अभी हम यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, और इससे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बेसिक को डिस्कस करेंगे, और आगे के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।